आज मैं आपसे एक कॉमन लिवर कंडीशन के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब हुआ कि किसी भी कारण से लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो रही हो। लिवर में इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन कारणों में अगर हम देखें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस यानी कि शराब पीने से लिवर में जो सूजन आती है। दूसरा कारण होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें मोटापे के कारण या अन्य बीमारियों के कारण जब लिवर में फैट जमा हो उसके कारण लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रही हो, इसको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। जिस चीज़ के बारे में आज मैं आपसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगा वो है क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि सर्टेन वायरसेस होते हैं जिनको हेपेटोट्रॉफिक वायरसेस होते हैं। ये जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या लिवर में जा करके लिवर के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं और लिवर को ग्रेजुअली स्लोली डैमेज करते हैं। ये दो कॉमन वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो कि लिवर को डैमेज करते हैं ग्रेजुअली, और ये लंबे टाइम तक अगर चलता रहे तो इससे लिवर सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस से शुरू की स्टेज जो होती है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इसको क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसमें डैमेज हो रहा है लेकिन लिवर के काम करने की क्षमता अभी बनी हुई है। चूँकि लिवर एक काफ़ी बड़ा ऑर्गन होता है, इसके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब तक लिवर एक लिमिट के बियॉन्ड डैमेज नहीं होगा, जब तक लिवर के काम करने की क्षमता एक स्टेज के बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तब तक लिवर की खराबी से होने वाले कोई भी सिम्टम्स नहीं होगा और लिवर काम करता रहेगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन बीमारियों को एसिम्टोमेटिक स्टेज में, प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में हम डायग्नोज करें और उस समय इसको ट्रीट करें, ताकि इसके कारण लिवर आगे जा कर के ख़राब ना हो जाए। यदि लिवर एक लिमिट के बाद ख़राब होता है, एक लिमिट के बियॉन्ड डैमेज होता है, तो कई बार इसका कारण ठीक करने से भी लिवर इम्प्रूव नहीं होता और लिवर ट्रांसप्लांट के सिवाय फिर हमारे पास इलाज के लिए और कोई विकल्प नहीं बच जाता और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। तो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस में ज़रूरी है इस बीमारी को अर्ली स्टेज में पिकअप करना और सही समय पर इसका इलाज करना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी यदि हम देखें, ये दो तरह के वायरसेस होते हैं जिनको हेपेटोट्रॉफिक वायरसेस कहते हैं। ये शरीर में लगभग एक ही तरह से प्रवेश करते हैं। सबसे कॉमन कारण इसका हेपेटाइटिस बी के लिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, यदि माँ को ये इन्फेक्शन हो तो उसके ज़रिए बच्चे में आना। दूसरा कॉमन कारण संक्रमित ब्लड से, इन्फेक्टेड ब्लड से होना। तो जो ब्लड बैंक, अनऑथराइज्ड ब्लड बैंक्स होते हैं, उसमें जहाँ पे इनकी जांचें प्रॉपर ढंग से ना की जा रही हो ब्लड की, उसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट होना हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के लिए बहुत ही कॉमन कारण है। शेयर्ड नीडल्स, यानी कि जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, या प्रायः हम छोटी गांव में सुदूर इसमें देखते हैं कि इन्फेक्टेड नीडल, एक ही नीडल से कई लोगों को इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। इसके ज़रिए अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो वो अन्य कई लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन कारण है। टैटूइंग, जो शरीर पे हम टैटूज़ बनवाते हैं, एक बहुत ही फैशनेबल चीज़ है। इसके ज़रिए हेपेटाइटिस बी या सी एक दूसरे में फैल सकती है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये चीज़ अगर एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित है तो अपने पार्टनर को हेपेटाइटिस बी या सी से इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कॉमन शेयर्ड मैकेनिज़म्स हैं जिससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। तो इसके लिए बचाव क्या किया जा सकता है? नंबर एक, जो रिस्क्स हैं उसको कंट्रोल करना। प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स की स्क्रीनिंग एक नेशनल प्रोग्राम के तहत चल रही है और इसके ज़रिए हेपेटाइटिस बी का काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। हेपेटाइटिस बी के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है बर्थ पे, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अब आती है। उससे हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड बैंक की उपलब्धता प्लस जो हमें ब्लड बैंक से ब्लड मिलता है, जो ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से मिलता है, ये इन इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसके कारण हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। नीडल्स का रीयूज़ प्रिवेंट करना अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है, जिससे हेपेटाइटिस बी और सी का फैलना काफ़ी हद तक रोका गया है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, बट हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। और जैसा मैंने कहा, अब ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आता है, तो बच्चे तो आजकल इससे ज़्यादातर जगहों पर इससे वैक्सीनेटेड होते हैं। बड़े लोगों के लिए भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है, लेटर इन द लाइफ कभी भी दिया जा सकता है यदि आप इससे पहले वैक्सीनेटेड ना हो तो। हेपेटाइटिस बी और सी
चूँकि एक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज इसका काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो शुरुआत के स्टेजेस में काफ़ी सारे जब आप हेल्थ चेकअप कराते हैं तो रूटीन चेकअप्स में हेपेटाइटिस बी और सी का रूटीन टेस्ट करना, इसको पिकअप करने का एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है। ब्लड बैंक में जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, उस समय यदि आपको पता ना हो, उस समय आपके ब्लड की चेक करता है और ब्लड बैंक आपको ये सूचित करता है कि आप हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित हैं। यदि आपके रूटीन टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेज्ड हो, SGOT SGPT बढ़ा हुआ हो, तो उस समय अवश्य ही हेपेटाइटिस बी और सी के लिए चेक कराना चाहिए। कभी भी पास्ट में आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला है, कुछ भी ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर हुई है, तो हेपेटाइटिस बी और सी का चेक कराना चाहिए। तो कहने का मेरे जो मतलब है कि यदि हम इसको प्रोएक्टिवली ढूंढेंगे तो हम हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों को उनके लिवर के खराब होने से पहले टेस्ट कर सकते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के लिए काफ़ी दिनों से काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, पर प्रायः जो समस्या होती है कि हेपेटाइटिस बी बॉडी में जब एंटर करता है, ये लिवर के अंदर सेल्स में जाकर के DNA में इंटीग्रेट हो जाता है, हमारे DNA में घुस जाता है। उसके कारण इसका ब्लड में रेप्लिकेशन तो रोका जा सकता है, लेकिन लिवर के अंदर से इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोगों में निकलता है, तो इसकी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इस चीज़ को समझना कि इससे लगातार लंबे टाइम तक ट्रीट करना इसको बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को हो सकता है लाइफ लॉन्ग इसकी दवाइयों की ज़रूरत पड़े। और जो ब्लड का सबसे कॉमन मार्कर होता है HbAg, कई लोग सोचते हैं कि अगर ये नेगेटिव नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट कारगर नहीं है और ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या कुछ लोग ये देखते हैं कि DNA अगर नेगेटिव हो गया है तो शायद हम ठीक हो चुके हैं और ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। लैक ऑफ फॉलोअप, हम इस चीज़ को फॉलो ना करें और बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और अगर आपको बताया जाए कि ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेना है तो इसको लाइफ लॉन्ग लेना है। हेपेटाइटिस सी एक तरह की मेडिकल रिवॉल्यूशन है। 2013-14 के बाद इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। इसके पहले हम इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शंस लगाते थे, जिसका रिजल्ट नियरली 50% होता था और इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। अब एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस जिसको डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स कहते हैं, ये अवेलेबल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। 90 to 95% 12 हफ्ते से 24 हफ्ते तक के इलाज में हेपेटाइटिस सी को बॉडी से इरेडिकेट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के विपरीत हेपेटाइटिस सी हमारे DNA में इंटीग्रेट नहीं होता, तो इसको शरीर से जड़ से मिटाना संभव है और इन काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयों से संभव है। यदि आप मेडिकल न्यूज़ फॉलो करते हैं, जनरल न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो आपने ये सुना होगा कि इस साल का 2020 का नोबेल प्राइज़ हेपेटाइटिस सी की खोज जिन वैज्ञानिकों ने की थी उनको दी गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी हेपेटाइटिस सी के खोज के बाद। 1990 में पहली बार हेपेटाइटिस सी की खोज की गई। 2010 के बाद ये दवाइयाँ उपलब्ध होनी शुरू हुई। 2013-14 से ये दवाइयाँ हमारे देश में उपलब्ध हैं और अब बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं। और हेपेटाइटिस सी जो पहले एक बहुत ही मुश्किल समस्या थी, उसका एक बहुत ही आसान और कारगर हल अब उपलब्ध है। प्रिवेंशन के तौर पर जो इंटरवेंशंस हैं, अगर हम उसको चालू रखें और इतनी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हों, यानी कि ब्लड, ड्रग अब्यूज़, नीडल शेयरिंग, इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करें और इन दवाइयों के आधार पर एक अनुमान है कि शायद 2030 तक हेपेटाइटिस सी इरेडिकेट हो जाए, हेपेटाइटिस सी समाप्त हो जाए। ये एक सपना है, शायद सच हो। अगर हम सब इन सब चीज़ों पे काम करें और साइंस जैसा प्रोजेक्शन है वैसा चलता रहा, तो शायद हेपेटाइटिस सी इरेडिकेट हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का इरेडिकेट होना ज़्यादा मुश्किल है, पर कारगर दवाइयों के से इसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो संक्षेप में, इन समरी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हेपेटाइटिस बी और सी का प्रोएक्टिवली टेस्ट करना, रूटीन टेस्ट्स में इसके लिए टेस्ट कराना, जब भी कोई लिवर से संबंधित टेस्ट आपके अबनॉर्मल हो तो इसको देखना और इसका कंप्लीट चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। कई स्थितियों में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए दवाइयों की ज़रूरत शायद ना हो, लेकिन इसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। और हेपेटाइटिस बी में खास करके यदि सब कुछ नॉर्मल भी आ रही हो, आपकी दवा की ज़रूरत ना भी हो, तो भी 6 months to 1 year पे लिवर से रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो कराने चाहिए, ताकि हम इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचें। थैंक यू।